सीएम मनोहर लाल शहीद मनमोहन के घर पहुंचे, जहां परिजनों से मुलाकात कर परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश पर जान न्यौछावर करने वाले सपूतों पर देश को गर्व है। साथ ही परिवार को आश्वासन दिलाया और कहा कि हरियाणा सरकार परिवार की हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में झलकारी बाई जयंती राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पगड़ी बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत अन्य प्रशासनिक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये धरती रानी लक्ष्मीबाई के अभिन्न सहयोगी रही है। वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही। भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनकी महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई भी एक ऐसी ही एक महान वीरांगना थी, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने न केवल रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई, बल्कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और बहादुर के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। तो यहाँ पलवल में वार्ड नंबर 4 में हमारे साथियों ने जगह देखी है, तो मोहन नगर वार्ड नंबर 4 के अंदर एक बहुत भव्य सुंदर कोली समाज के नाम से बनाया जाएगा और उसी में वीरांगना झलकारी बाई जी का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ये भी लगाया जाएगा। इसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। इस नाते से आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि झलकारी बाई जी का चित्र घर घर पहुंचे और उनकी इस प्रतिमा के सामने साल में कम से कम एक बार जब उनकी जयंती आती है उस समय हम कार्यक्रम भी करें, समारोह भी करें और ऐसी वीरांगनाओं को याद करते हुए नई पीढ़ी को हम प्रेरणा दें। इस प्रेरणा से अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को सबको लाभ होने वाला है। फरीदाबाद के दुधोला गांव स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय परिसर के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पलवल विधायक दीपक मंगला, जगदीश नायर होडल विधायक, हथीन के विधायक प्रवीण डागर भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने ही इस भूमि पर इस प्रकार की कला कौशल का एक प्रकार से प्रारंभ किया। बहुत से कारीगर, बहुत से आज के इस नव निर्माण में लगने वाले सब लोग उनके द्वारा दी गई विद्या में ही निपुण हुए, आगे बढ़े। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसी विद्या के प्रयोग से ही अगर ये हमारा इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है तो ये उन्हीं कारीगरों की सीखी हुई विद्या से ही खड़ा हुआ है, उसके बिना खड़ा भी नहीं हो सकता। सीएम होडल गांव गो सेवा धाम पहुंचे, जहां धाम द्वारा संचालित बहुमंजिला गो अस्पताल का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई विधायक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कई सालों से गो सेवा धाम बीमार गाय व अन्य पशुओं के देखभाल कर रहा है और हमारे सनातन संस्कृति में जीव में आत्मा का निवास माना गया है। वहीं हरियाणा ने
गो हत्या रोकने के लिए कठोर ठोस कानून बनाए हैं और गो सेवा आयोग के लिए हरियाणा सरकार ने बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया है। साथ ही पंचायती जमीन पर भी गो सेवा के लिए गौशाला लगाने हेतु आगे आए। वहीं गो सेवा धाम में संचालन के लिए 21 लाख रुपए अनुदान की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। पानीपत के समालखा मंडी में 26 नवंबर को बीजेपी जन आशीर्वाद रैली करने जा रही है, जिसमें सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। रैली की तैयारियों का जायजा लेने सांसद संजय भाटिया समेत बीजेपी के नेता और प्रशासनिक अधिकारी समालखा मंडी पहुंचे। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी दिशा निर्देश दिए। हमारे 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी समालखा विधानसभा में एक लोगों को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं की बैठक थी। यहाँ पर सारा समाज, सब लोग यहाँ पर आए, उनका निमंत्रण देने के लिए आपके माध्यम से भी मैं निमंत्रण देता हूँ। तो सब लोग यहाँ पर आएंगे, उनके विचार भी सुनेंगे और जो अपने साथी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे उनसे भी कहा कि किसी तरह का विकास से संबंधित कोई भी काम हो वो रखेंगे और हमारी मुख्यमंत्री। कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं एक्टिविस्ट श्वेता डुल समेत सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने लोगों को संबोधित भी किया। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में गैस सिलेंडर 400 कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को रोक कौन रहा है? अब कानून खत्म जुमला हजम यही भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का असली चरित्र है। है कि पांचों राज्यों में ईश्वर की कृपा और लोगों के आशीर्वाद से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी विजय की ओर अग्रसर है। कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे और वचन यहाँ से किए हैं लोगों से, वो हम उन वायदों पर खरा उतरेंगे। वो चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटियां हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ में किसान को और मध्य प्रदेश में 2600 से 3000 रुपए क्विंटल तक गेहूं और 2500 से 3100 रुपए क्विंटल धान की कीमत की बात हो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद दौरे पर हैं। वहीं इस बीच दीपेंद्र हुड्डा ने मोहन गांव में धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात की। तो वहीं गांव चैस में जाकर गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गोधन की पूजा की। वहीं इसी बीच दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि मोहन गांव के अंदर सभी इलाके के लोग धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगों को यदि सरकार ने नहीं माना तो अगले 6 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी और 2024 में उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहले मोहन गांव के लोगों को ग्रीन एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव की सुविधा देंगे। साथ ही प्रदेश में भी कई सवाल दागे। फरीदाबाद के कई कार्यक्रम थे सामाजिक और राजनीतिक। आज सबसे पहले तो जो मोहना गांव में एक धरना चल रहा है ग्रीन एक्सप्रेसवे को कट को लेके, उसका हमने समर्थन किया है। सरकार अपनी बात पे कायम रहे और वहां कट देने का काम करे। क्षेत्रवासियों की बिल्कुल न्याय संगत मांग है, सरकार पूरी करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनके 6.5 महीने की सरकार का कार्यकाल बिना आचार संहिता के बचा है। नहीं तो अगले साल लोगों के आशीर्वाद से यदि कांग्रेस को अवसर मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी वहां पे की सरकार वहां पे निश्चित तौर से
कट दिलवाने का काम करेगी और अभी हम इसको संसद और विधानसभा में मांग को उठाएंगे। बाजरा के गांव पचगावा में गैस की भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के मुआवजे के विरोध में दूसरे दिन भी किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने उनके मुआवजा राशि न बढ़ाने पर काम बंद कर सांकेतिक धरना दिया। आंदोलनकारी किसानों ने सरकार से उनकी भूमि पर की एवज में कलेक्टर दरों के बजाय एनसीआर पैटर्न के आधार पर कम से कम 1 करोड़ के मुआवजा राशि देने की मांग की। बाकी लोक शक्ति पार्टी अध्यक्ष जगबीर सिंह गोसाला ने कहा कि गांव पंचगावा के किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी तरह जायज है और उनके खेतों से गुजारी जा रही भूमिगत गैस पाइपलाइन से प्रभावित भूमि का नाम मात्र मुआवजा दिए जाने पर रोष प्रकट करना उनकी मजबूरी है। हमारे बारडा उपमंडल के अंदर 6-7 गांव हैं जहां से एक तेल के लिए लाइन निकाली जा रही है और उसके अंदर 67 फुट का जो एरिया लिया जा है। लेकिन अब फसल बिजाई का समय है, किसानों ने अपनी मेहनत करके फसल को बिजाई के लिए तैयार कर रखी थी जमीन, लेकिन अब सरकार ने मनमानी से इनके अंदर जो अपनी लाइन बिछानी शुरू कर दी। इसका न तो पूरा मुआवजा दिया गया। हम चाहते हैं कि भाई जमीन अधिग्रहण का पूरा मुआवजा दिया जा और इसके साथ साथ जो फसल के अंदर किसानों ने जो अपना खर्चा कर रखा है उसका भी पूरा मुआवजा दिया जाए। चरखी दादरी जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीआईए स्टाफ चरखी दादरी पुलिस ने बोनकला थाना क्षेत्र के गांव में ऊण में दामाद व बेटी को गोली मारने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी पिता व उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिसको आज अदालत में पेश करके 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया। वहीं चरखी दादरी डीएसपी सुभाष चंद्र ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 14 नवंबर को गांव ऊण में प्रेम विवाह से नाराज पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर दामाद व बेटी की गोली मार दी थी। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद आरोपी पिता व उसके साथी लगातार फरार चल रहे थे। फिलहाल आरोपियों से घटना को लेकर पूछताछ जारी है। कुलदीप निवासी पिलाना की लड़की साक्षी थी। इसने गांव ऊण के अंदर मोहित नाम के लड़के से कुछ टाइम पहले लव मैरिज की थी और कुलदीप को इस बात की रंजिश थी। उसी रंजिश को लेकर दिनांक 14/11/2023 को कुलदीप और इसके परमजीत उर्फ तोता और सोनू उर्फ काड़ा तीनों एक गाड़ी के अंदर सवार होकर गांव ऊण के अंदर आए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत भिवानी में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी दादरी जिलों के युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। 16 कंपनियों और 9 ट्रेनिंग एजेंसियों ने 33 युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर दिए। विशाल रोजगार मेले में 1800 से अधिक युवक युवतियों ने योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं भवानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि और दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के कोऑर्डिनेटर पूर्व आईएएस अधिकारी उमरिंदर कौर ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 12वीं कक्षा पास कर चुके 18 से 35 आयु वर्ग के युवक युवतियों को 3 से 6 महीने का प्रशिक्षण देकर नौकरियों के काबिल बनाया जाता है। ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत आज ये भिवानी में रोजगार मेला लगा है और यहाँ अच्छी संख्या में पूरे जिले से दादरी से महिलाएं आई हैं, पुरुष आए, बच्चे भी आए हैं और मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली मान रहा हूँ। 20,000 की संख्या में महिलाएं इस समूह में मेरी विधानसभा बाणीखेड़ा से काम कर रही हैं।
लाइवलीहुड मिशन आज यहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें जो बेरोजगार बच्चे बच्चियां इवन हमारी बहनें भी जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष की है वो इससे लाभान्वित होंगे और उनका यहाँ नाम का पंजीकृत किया जा रहा है। मैं यहाँ पे DGUJKY में सेंटर में रोजगार पाने के लिए आई थी, जो आज रोजगार मेला लगा है। अब उसके तहत मैं चाहती हूँ कि हर कोई रोजगार मेले में आए और रोजगार प्राप्त करे। DGUJKY के बारे में मुझे मेरी मौसी जी ने बताया था, ये भिवानी में सेंटर है यहीं पे, और यहाँ पे हमें हॉस्टल मिल रहा है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। वेयरहाउस पैकर की ट्रेड है, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल के बारे में भी सिखाया जाता है। अंबाला में गोपाष्टमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद लोगों ने उनके प्रिय गोवंश और बछड़ों की पूजा की, वहीं फूलों की मालाएं पहनाकर तिलक लगाया। लोगों ने अपनी श्रद्धा अनुसार गायों को गुड़, फल और चारा भी खिलाया। दरअसल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोअष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन गौमाता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। वहीं अंबाला के विभिन्न गौशाला में ये त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। फूलों और गुब्बारों से गौशाला को सजाया गया। वहीं सुबह से ही लोगों का गौशाला में तांता लगा हुआ है। यहाँ पर गोपाष्टमी के सारे इंतजाम किए गए हैं और यह पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोगों का भीड़ का तांता लगा हुआ है। ये आस्था के साथ आते हैं। गायों को गुड़, हरा चारा, घर से रोटी बना के लाते हैं, लोग खिला रहे हैं। मेरे कृष्ण भगवान, मेरे गोपाल जी, मेरे बंसरी वाले जो गौओं के दाता हैं, वो गौशाला उन्होंने बनवाई है हमारे लिए ताकि हम इनके दर्शन करें। गौओं को टिक्का लगाते हैं गोपालाष्टमी वाले दिन लाल रंग का, और गुड़ चढ़ाते हैं, इनको खिलाते हैं। जो खीले वगैरह होती हैं वो भी खिलाते हैं और हार पहनाते हैं। HEARC के अध्यक्ष पद को लेकर आज बैठक हुई, जिसके लिए जो 30 आवेदन आए हैं उन पर चर्चा की गई। इसकी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी जाएगी, जिसके बाद सरकार के अध्यक्ष फैसला करेंगे। वहीं पराली के बढ़ते मामलों पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बयान देते हुए कहा कि हर साल धान कटाई के सीजन में प्रदूषण लगातार बढ़ जाता है, जिसके चलते दिल्ली और NCR के इलाकों में प्रदूषण होता है और जिससे प्रदूषण से हरियाणा के बाकी इलाके भी प्रभावित हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने के 6 से 7% की भागीदारी होती है। बाकी प्रदूषण वाहनों, निर्माण क्षेत्र आदि से होता है। हरियाणा सरकार किसानों को पराली नहीं जलाने को लेकर प्रेरित कर रही है। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए अच्छी नीतियां बना रही है। चलिए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। ने बनाई है HERC की बैठक नहीं हुई साहब, एक कमेटी सरकार ने बनाई है। HERC के चेयरमैन की पोस्ट वेकेंट है, उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस देने के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक थी। उसमें कुछ खास ऐसा आपके बताने का कुछ नहीं, आज के दिन कुछ नहीं है। क्या प्रोसेस रहेगा सर इसमें आगे? इसमें होता है कि ये कमेटी कुछ नाम सजेस्ट करेगी सरकार को। आरक्षण की मांग को लेकर जाटा समुदाय के लोगों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और इसी मांग को लेकर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रहे सम्मेलन के लिए झज्जर से जाट समुदाय के लोगों ने काफी संख्या में एकत्रित होकर दिल्ली के लिए कूच किया और इस दौरान जाट समुदाय के
लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार को भी घेरा और स्पष्ट किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय के लोग उसी पार्टी को अपना समर्थन देंगे जो कि जाटों के लिए अधिकारों को सुरक्षित रखने और जाट आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए वचनबद्ध होगी। जाट समुदाय से संबंध रखने वाले कुछ लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनहित में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल भाई को भाई से लड़वाने का काम किया। आने वाले चुनाव में इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम जाट समुदाय के लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग जाट आरक्षण की लड़ाई और आंदोलन के दौरान उनके समुदाय के जिन युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन बच्चों की रिहाई मुख्य मुद्दा रहेगा। बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोगों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। इसी मांग को लेकर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रहे सम्मेलन के लिए झज्जर से जाट समुदाय के लोग काफी संख्या में एकत्रित होकर दिल्ली के लिए कूच किया और इस दौरान जाट समुदाय के लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार को भी घेरा और स्पष्ट किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय के लोग उसी पार्टी को अपना समर्थन देंगे जो कि जाटों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और जाट आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए वचनबद्ध होगी। जाट समुदाय से संबंध रखने वाले कुछ लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनहित में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल भाई को भाई से लड़वाने का काम किया। वहीं आने वाले चुनाव में इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम जाट समुदाय के लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग जाट आरक्षण की लड़ाई और आंदोलन के दौरान उनके समुदाय के जिन युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन बच्चों की रिहाई मुख्य मुद्दा होगा। और इस सरकार की जो ये रणनीति का तो सब नहीं बेरा है। जिसी सरकार काम करने लग रही है, हर वर्ग दुखी हो रहा है इससे। तो खा पंचायत से जितना जाट भाई ही 36 बिरादरी हैं, सारा परेशान हो रहे हैं सरकार थी। और भाइयों ने बता दिया है पहले इस सरकार को झुकाने का काम करें। बस यही कहना चाहेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी की अध्यक्षता में आज ताल कटोरा के अंदर जाट अधिवेशन किया जा रहा है, उसके लिए हमारा समाज आरक्षण की लड़ाई और बच्चों की रिहाई के लिए ताल ठोकेगा, जिसके लिए आप लोग देख रहे हैं भारी तादाद में लोगों को जाने का हजूम बढ़ा हुआ है। और कई हमारे पुराने संगठन बहुत दिनों से हमारे जाट समाज आरक्षण की मांग करता रहा है, क्योंकि जो हमारी समकक्ष जातियां बिरादरियां थी खेतीहारी में, उन सबको ओबीसी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन जाट समाज को आज तक ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 2 दिवसीय 17वां प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन भिवानी में संपन्न हुआ। एटक के राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले सरकार के खिलाफ 26 से 28 नवंबर को देश के राज्यों की राजधानियों में महापड़ाव होगा। निजीकरण व ठेकेदारी प्रथा के विरोध में दिसंबर से लास्ट या जनवरी के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रव्यापी भारत बंद एक एटक संगठन फैसला लेगी। एटक महासचिव का आरोप है कि बीजेपी के खराब नीतियों की बदौलत कल्याणकारी स्कीमों का बजट कम हुआ और बेरोजगारी बढ़ी। निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र की नौकरी घटी और एटक के प्रदेश महासचिव के वेचुगिरी सम्मेलन में कहा गया कि हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती यदि राज्य सरकार निजी क्षेत्र के कामगारों को श्रम कानून अनुसार बेहतर वेज लागू करवा पाती है। अभी तक इन्होंने कहा बैंक प्राइवेटाइज करेंगे, नहीं कर पाए ना। इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज करेंगे, नहीं कर पाए। रास्ते नए नए ढूंढ रहे हैं। इनको बीपीसीएल को बेचना था, टेंडर दिया, 2 साल वेट किया, बिडर नहीं मिला क्योंकि यूनियनों ने लड़ाई लड़ी। आज 20 तारीख है, इस वक्त स्ट्राइक का नोटिस ले रही हैं। वो बैलेट लेना होता है डिफेंस का सेक्टर और रेलवे का सेक्टर। हमने कॉन्फ्रेंस अपनी कंक्लूड करनी शुरू कर दी है और उसमें हमारे जो मेन मुद्दे आए हैं, जो उभर के आए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि
सरकार के द्वारा मजदूरों के ऊपर, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरी को खतरा पैदा हो गया है। पहली लड़ाई हमारी यह है कि उनकी नौकरी को बचाना। दूसरी लड़ाई है कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसको किस ढंग से हम खत्म करवा सकें फैक्ट्रियों के अंदर में, दूसरी लड़ाई है। तीसरी लड़ाई उसके अंदर में ये है कि जो सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के, निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, पेंशन का सवाल,